स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चाइना का जो रियल स्टेट बबल था वो फूट गया है और उस वजह से वहां के लोग सड़कों पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो चाइना के लिए बहुत ही अनदेखी बात है क्योंकि वहां की सरकार प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं करती। तो सरकार सब कुछ कर रही है ताकि वो प्रोटेस्ट कम हो जाए, बंद हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना का जो रियल स्टेट सेक्टर है वो क्राइसिस में है, उसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी क्राइसिस में है। क्यों? क्योंकि चाइना की तो जीडीपी है उसका 29 से 30% रियल स्टेट सेक्टर से आता है। जब आज वो क्राइसिस में है तो चाइनीज इकोनॉमी की 1/3 इकोनॉमी क्राइसिस में है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? लेकिन लोगों की जो हाउस होल्ड सेविंग है वो रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होती है चाइना में। तो इस वजह से चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है। और 2017 में चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था हाउसेज आर फॉर लिविंग, घर रहने की चीज है, स्पेक्यूलेशन की नहीं है। फॉर लिविंग नॉट स्पेक्यूलेशन, यानी घर रहने की चीज है, मतलब स्टॉक की तरह नहीं है कि आप उससे पैसा कमाने की कोशिश करें, स्पेक्यूलेट करें उसमें। तो ये 2017 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हो रही थी, पार्टी कांग्रेस हो रही थी 2017 में, तो एड्रेस करते हुए उसको 19th पार्टी कॉन्फ्रेंस में जी जिपिंग ने कहा था कि ये स्पेकुलेशन के लिए है। अब आज ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि 2022 में 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस है और चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, रियल स्टेट सेक्टर की वजह से आ चुका है। साथ ही साथ बहुत और भी कारण है जिस वजह से एक क्राइसिस चाइना में इकोनॉमी में आया है। तो एज जी सेट टू सीक नॉट फॉर अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म, क्योंकि चाइना में जनरली क्या हो रहा है, 2 टर्म मिलते हैं प्रेसिडेंट को। जी जिपिंग ट्राई कर रहे हैं कि उनको तीसरा मिल जाए, लेकिन अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म इन द 20th पार्टी कांग्रेस फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, अभी से कुछ महीने दूर है। ही इज विटनेसिंग अनफोल्डिंग ऑफ वर्स्ट ऑफ हिज फियर्स, ह्यूज क्राइसिस इन द कंट्री रियल स्टेट सेक्टर। भाई वो तीसरा टर्म चाह रहे हैं और देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाए जिस वजह से लोग सड़क पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये उनके बिड के लिए बहुत खतरनाक है। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह क्या है और क्या उस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे कुछ फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। क्योंकि याद रखिए, चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $19.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसको दुनिया की फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो अगर चाइना में कुछ असर पड़ेगा तो उसका दुनिया में असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। तो क्या क्राइसिस है उसके बारे में आज समझेंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप है, इस पे फॉलो करिए। सेशन की पीडीएफ, जो भी सवाल है आप यहां भेज सकते हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आज आखिरी दिन है फाउंडेशन बैच 4 में एनरोल करने का, एडमिशन लेने का। तो देर मत लगाइए, इसमें एनरोल करिए, क्योंकि इसमें आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा और मेंस का सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये दोनों के दोनों सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे और ये सारी की सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी, ताकि आप टीचर से आपके जो भी सवाल हैं लाइव सेशन में पूछिए, अपने डाउट क्लैरिफाई करिए और आप इंटरैक्ट करिए। रिकॉर्डेड में जो नहीं होता इंटरैक्शन। इसके अलावा आपको इसमें क्या दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, क्योंकि टीचर से तो आप पढ़कर चले जाओगे, घर पे तो आपको पढ़ना होगा। तो आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं इसमें, तो नोट्स मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इसमें आपको दी जा रही है वो है आपको मेंटरशिप, यानी एक वो इंसान आपको दिया जा रहा है
जो इस जर्नी से गुजर चुका है, जो आपके दर्द दुख सब चीजों को समझेगा, आपके एकेडमिक डाउट, नॉन एकेडमिक डाउट, सारी चीजें सॉल्व करेगा। इसके अलावा हमारा फोकस इस कोर्स में दोनों प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में आपको सफल बनाने का है। तो इसमें क्या चीज होगी, इसमें आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी जो आपको मेंस में साथ देगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा आपके वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस आप मॉनिटर कर पाएं। उसके अलावा आपको एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी ताकि प्रीलिम्स में आप अच्छा कर सकें। डेली करंट अफेयर्स भी होगा इसमें। करंट अफेयर्स एक एग्जाम का एक बहुत अहम मुद्दा, एक पार्ट है, उसको आपको समझना है, तो वो भी कराया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी और एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा ताकि आप प्रीलिम्स के पहले अपने स्कोर बूस्ट कर सकें। ये सारी चीजें आपको अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो 24,499 की है। अगर आप केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 18,999 में आप एडमिशन ले सकते हो, एनरोलमेंट कर सकते हो और आईएएस बनने की तैयारी कर सकते हो। और समझिए बात, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो लाखों में कोर्स होता है, तो ये अफोर्डेबल है। सारी चीजें जो आपको ऑफलाइन मिल रही है वो हम ऑनलाइन दे रहे हैं, सारी की सारी चीजें। और मेंटरशिप जैसी चीजें, ज्ञानवाणी सेशन जैसी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो हम आपको दे रहे हैं। तो देर मत करिए और ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, आईएएस नहीं बन सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप में हार्डवर्क यानी मेहनत करने का जज्बा है तो कोर्स में एनरोल करिए और आईएएस बनने के सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, जो है भाई चाइना में क्राइसिस क्यों है। तो पहली चीज ये समझिए कि पिछले जो 20 साल में चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है रियल एस्टेट सेक्टर में वहां का बूम। ठीक है, और उसमें क्या है, इसमें क्या होता था कि प्रोजेक्ट अनाउंस होता था, लोग पहले से उस प्रोजेक्ट में घर खरीद लेते थे। तो क्या था, प्री सोल्ड होम एंड डेट से ये रियल एस्टेट आया था, यानी लोग खरीदते भी थे और जो उधार बनाते थे वो उधार भी लेते थे। ठीक है, ये जो प्री सोल्ड होम और डेट है हैज मेड चाइनीज प्रॉपर्टी बिगेस्ट सिंगल एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। जो चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट है वो दुनिया का एक सिंगल बिगेस्ट एसेट है, परिसंपत्ति है पूरी दुनिया में। इसकी वैल्यू है $50 ट्रिलियन की, 20 साल से चल रहा है, $50 ट्रिलियन इसकी वैल्यू है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2020 में चाइना ने गाइडलाइंस इशू करी लिमिटिंग हाउ डेवलपर्स कुड बोरो, यानी चाइनीज सरकार ने बोला अब जो चाइनीज बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां हैं वो मन मर्जी पैसा उधार नहीं ले सकती, उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस था रियल एस्टेट सेक्टर में, वहां की कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी, जो उधार लिया था वो चुका नहीं पा रही थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उन्होंने कुछ रूल्स गाइडलाइंस लाए जिसका चाइनीज जो रियल एस्टेट डेवलपर है उनको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू फोर्स देम टू डीलेवरेज। डीलेवरेज का मतलब क्या होता है, अपने उधार कम करो, इतना उधार लेकर मत बनाओ। और इस जो गाइडलाइन थी जो जी जिपिंग की सरकार ने लाई उसको कहा जाता है 3 लाइन्स पॉलिसी, 3 लाइन स्ट्रेटजी। 3 रेड लाइन्स हैं, उनको आपको क्रॉस नहीं करना है, यह बोला चाइनीज सरकार ने, जी जिपिंग सरकार ने। और इसकी वजह से जब ये 3 लाइन पॉलिसी आई, इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि डेवलपर्स डिफॉल्ट करने लगे, क्योंकि उनको इस 3 लाइनें क्रॉस नहीं करनी थी, वो क्रॉस कर चुके थे तो डिफॉल्ट करने लगे। उनके पास पैसा नहीं था, वो उधार नहीं ले सकते थे, पैसा नहीं था तो वो अपना उधार चुका नहीं पा रहे थे। तो ये 3 लाइन स्ट्रैटेजी क्या है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। रियल एस्टेट सेक्टर की पहली लाइन क्या है कि जो भी चाइनीज इकोनॉमी में डेवलपर है, चाइनीज सरकार ने बोला उनकी एसेट और लाइबिलिटी रेशियो 70% से ज्यादा होना चाहिए। यानी आपके जो एसेट हैं
उसको आप लाइबिलिटी से डिवाइड करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 70% से ऊपर होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। पहली लाइन ये है, ये क्रॉस नहीं होनी है। दूसरी क्या है, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 100, यानी आपका जो कुल उधार है, अगर आपकी इक्विटी यानी जो आपकी शेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो वो 100% से कम आना चाहिए, दूसरी लाइन है। और तीसरी लाइन है जो कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी जो नगद पैसा आप कंपनी के पास है और जो आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रखी है, लघु समय के लिए बोरोइंग कर रखी, जो साल भर के अंदर आपको लौटानी है, उसको अगर डिवाइड करते हो तो वो लेस देन 1 आना चाहिए। ये 3 लाइनें जी जिनपिंग की सरकार ने ड्रॉ करी और कहा ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और कंपनीज को 4 कैटेगरी में बांट दिया। वो 4 कैटेगरी क्या थी? दिस पॉलिसी कैटेगराइज रियल स्टेट डेवलपर्स बाय मींस ऑफ 4 कलर्स, 4 रंगों के तहत, कि जितनी ज्यादा आप रेड लाइन क्रॉस करोगे, जो 3 रेड लाइन बताई मैंने आपको, रेड लाइन क्या थी कि एसेट लायबिलिटी रेशियो आपका 70% से ज्यादा होना चाहिए, कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 से कम होनी चाहिए, और नेट डेट टू इक्विटी 100% से कम होना चाहिए। 3 लाइन में कितनी लाइन आप क्रॉस कर रहे हो उसके आधार पे 4 कलर कोडिंग से कैटेगराइज किया गया कंपनी को, जिसकी वजह से क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है और ज्यादा। तो वो 4 लाइनें क्या थी? पहला तो रंग है ग्रीन। ग्रीन में वो कंपनियां आएंगी जिसने तीनों लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिन्हें तीनों लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो उसका क्या मतलब है? द लाइबिलिटी ग्रोथ रेट कैन नॉट एक्सीड 15%, यानी आपकी जो लाइबिलिटी, जो चीजें आपको लौटानी है, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने तीनों लाइनें क्रॉस नहीं करी। दूसरा है भाई येलो इंडिकेटेड, एक लाइन क्रॉस करी आपने, कोई भी एक जो बताई मैंने आपको, चाहे एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो है, चाहे कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेशियो है, चाहे आपका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है, एक आपने क्रॉस कर दिया तो आपका लाइबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 10%। फिर ऑरेंज आ जाता है, आपने 2 लाइन क्रॉस कर दी, आपने मतलब चाइनीज डेवलपर्स ने, तो आपकी जो लाइबिलिटी ग्रोथ रेट है हर साल 5% से ज्यादा नहीं हो सकती, यहां 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 10%, 15%। और अगर आपने तीनों रेड लाइन क्रॉस कर दी तो क्या है? आप अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा नहीं सकते, चाइना ने यह कहा। तो ये करा उनने, उसकी वजह से क्या हुआ? जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं उन पे गाज गिरी चाइनीज सरकार की, जिसकी वजह से वो उधार नहीं ले पाए, क्योंकि वो ओवर लेवरेज थे, उन्हें ज्यादा उधार ले लिया था। तो वो अब इसके चक्कर में पड़ गए तो डिफॉल्ट करने लगे। अगर हम आगे बढ़े तो जी क्लैम्प्ड ऑन स्काई रॉकेटिंग प्रॉपर्टी प्राइजेस meant top 9 real estate tycoon have lost $79 billion wealth since 2020। ये जो 3 लाल लाइन स्ट्रैटेजी, रेड लाइन स्ट्रैटेजी जब चाइनीज सरकार, जी जिनपिंग की सरकार ने लाई, तो वहां के जो रियल स्टेट डेवलपर्स थे उनमें से 9 2020 से $79 बिलियन पैसा खो चुके हैं। Now, erosion in their fortune is symbolic of the crisis। ये आपको दर्शा रहा है कि कितना डीप है वहां का रियल स्टेट क्राइसिस, जो चाइनीज रियल स्टेट सेक्टर में फैल चुका है। क्यों? इंडस्ट्री दैट रिप्रेजेंट 70% ऑफ कंट्रीज हाउस होल्ड वेल्थ, यानी वहां के जो लोग हैं, वहां के जो परिवार हैं, उनका 70% पैसा रियल स्टेट सेक्टर में लगा हुआ है। और अगर रियल स्टेट सेक्टर ही बर्बाद हो जाए तो वहां के घर वाले, वहां के लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे, जिसमें वो पैसा लगा रहे हैं। अगर वही बर्बाद हो गया, वहीं पैसा डूब गया, तो बेचारों का पैसा चला जाएगा। इसी वजह से तो वो लाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 30% जीडीपी चाइना की रियल स्टेट सेक्टर से आती है, ये भी आपको बताया। तो एक तरफ परिवारों का पैसा बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ 30% जीडीपी पे आघात हो रहा है। तो उसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी में एक क्राइसिस आ चुका है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो चाइना का जो सबसे बड़ा रियल स्टेट ग्रुप है एवरग्रांडे ग्रुप, वर्ल्ड्स मोस्ट इंडेटेड प्रॉपर्टी डेवलपर, सबसे ज्यादा उधार के तले ये दबा हुआ था।
ठीक है, इसका 305 बिलियन डॉलर का लाइबिलिटी थी, उधार था जो उसे लौटाना था। ठीक है, ये मोस्ट इंडेटेड प्रॉपर्टी डेवलपर था। और ये इस जो 3 लाइन स्ट्रैटेजी चाइनीज सरकार लाई उसका सबसे बड़ा असर इन पे पड़ा। और 2021 दिसंबर में इनको जो पैसा लौटाना था उस पे एवरग्रांडे ग्रुप डिफॉल्ट कर गया। 305 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर डेट था, ये डिफॉल्ट कर गए एवरग्रांडे ग्रुप। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा ये डेवलपर था। और भी डेवलपर हैं, ठीक है। पिछले 1.5 साल में चाइनीज डेवलपर इंक्लूडिंग कैसा ग्रुप, सिमाओ ग्रुप, सुनैक ग्रुप ने भी डिफॉल्ट किया है अपने उधारों पे। 18 बिलियन डॉलर का जो ऑफशोर डॉलर में पैसा उठाया था उनने चाइना के बाहर, उस पे डिफॉल्ट किया है। और 2.5 बिलियन डॉलर का चाइना के अंदर डिफॉल्ट कर दिया है। तो 3 जो और बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो सुनैक ग्रुप हो, चाहे वो शिमाओ ग्रुप हो, चाहे वो कैसा ग्रुप हो, इन तीनों ने भी डिफॉल्ट कर दिया। एवरग्रांडे ने भी, सुनाक ने भी, सिमाओ ने भी और कैसा ने भी, इन सब ने डिफॉल्ट कर रहे हैं। उसने तो 305 बिलियन डॉलर था, 18 बाहर, 2.5 अंदर। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो चाइनाज होम प्राइसेस एंड सेल्स हैव फॉलन फॉर रिकॉर्ड 11 मंथ्स। यानी लगातार चाइना में प्राइसेस गिर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, और वहां बिच भी नहीं रही हैं प्रॉपर्टीज। क्योंकि जब सबको पता है कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर में क्राइसिस है तो पैसा लगाने कोई तैयार नहीं है, तो जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसके ऊपर। भाई देखिए, निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। अगर मेरे को विश्वास है एक्स कंपनी बेहतर करेगी तभी तो मैं उसमें पैसा लगाऊंगा, नहीं तो मुझे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं कि मैं पैसा लगा लूंगा। ठीक है, तो ये चीज है यहां। तो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस प्रॉपर्टी सेक्टर में वीक हो चुका है, और इसकी वजह से डेवलपर्स के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जुगाड़ना, जो पहले प्री सेल से आता था। पहले क्या होता था, आपने प्रोजेक्ट अनाउंस किया चाइना में तो लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया कि हाँ भाई हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, और फिर उसको बनाना चालू कर दिया, और थोड़ा और पैसा चाहिए तो उधार ले लिया। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्री सेल जो चाइना में पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट्स डेवलप होते थे, 90% पैसा प्री सेल से आ जाता था। प्री सेल मतलब क्या, अनाउंस किया, पैसा आ गया, लोग कस्टमर आ गए। लेकिन अब वो ऐसा हो नहीं रहा है। पहले 90% पैसा प्री सेल से आता था, अब वो हो नहीं रहा है, तो ये समस्या आ गई। आगे अगर हम बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी सेल को देख लीजिए। ये 2016 में देखिए सबसे ज्यादा थी। ठीक है, 2016 में सबसे ज्यादा थी, ब्लूमबर्ग का डेटा है। अब यहां देखो क्या आ चुका है, इतना कम आ चुका है। ये गिरा, एनुअल न्यू होम सेल ये गिर गया, तो ऐसे गिर रहा है। अब आगे अगर हम बढ़े, व्हाट हैज एग्जैजर्बेटेड द क्राइसिस इज द रिफ्यूजल ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ होम बायर्स टू पे मॉर्टगेज फॉर अनफिनिश्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्यों? मॉर्टगेज क्या होता है? जब मुझे घर खरीदना है और उसके लिए मैं उधार लूं जाकर, तो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। हाउसिंग लोन को आमतौर से मॉर्टगेज बोला जाता है। अब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, चाइनीज लोगों ने जाकर घर बुक करा दिया और लोन ले लिया बैंक से। अब क्योंकि चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो चाइनीज होम बायर ने बोल दिया है कि हम अपना उधार ही नहीं देंगे जो बैंकों से ले रखा है। जानबूझकर वो ऐसा कर रहे हैं कि हम मॉर्टगेज देंगे ही नहीं, क्योंकि आप बना ही नहीं पा रहे हो तो हम पैसा क्यों दें, आप डिलीवर नहीं कर रहे हो तो हम पैसा नहीं देंगे, जाओ। और इसका असर किस पे पड़ रहा है? बैंक को पड़ रहा है, क्योंकि बैंक को वो उधार लिया है। आगे अगर और बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू नॉर्मूरा, एक कंपनी है, बिटवीन 2013 to 20 ओनली अबाउट 60% ऑफ द होम्स वर प्री सोल्ड बाय डेवलपर्स वर एक्चुअली डिलीवर्ड। यानी 2013 से 20 के बीच में अगर 100 घर प्रॉमिस किए थे डेवलपर्स ने बनाने के समय,
तो उनमें से सिर्फ 60 घर को डेवलपर्स ने दिया है एक्चुअल ओनर्स को, 40 लोग को नहीं दिया है। ये स्थिति है वहां की। एंड इन द मैटर ऑफ ओनली 2 months बायकॉट हैज स्प्रेड एटलीस्ट इन 320 प्रोजेक्ट्स इन 99 cities। यानी हम नहीं देंगे पैसा, जाओ जो करते हो कर लो, चाइनीज लोग ये बोल रहे हैं। 320 प्रोजेक्ट 99 शहरों में चाइना में ये चूज होते बाइकॉट कि हम मॉर्गेज देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट मॉर्गेज प्रोटेस्ट है चाइनीज हिस्ट्री में। ये चाइना के लोग का 70% पैसा भाई रियल एस्टेट सेक्टर में लगा हुआ। कह रहे भाई हमारा पैसा डुबा रहे हो तुम, इतना ज्यादा उधार ले लिया है, चुका नहीं पा रहे हो, हमारा पैसा डुबाओगे तो हम पैसा ही नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगे। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जी जिपिंग के लिए भी एक खतरा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम बैंकों की बात करें तो अगर वहां के चाइनीज बैंक का आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, कितना पैसा है जो उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो अगर हम बैंक की बात करें, क्योंकि बैंक को भी अब सरदर्दी आने लगी है, दे आर फीलिंग द हीट। जो लेंडिंग टू रियल स्टेट सेक्टर जो थी उनकी, वो 26% चाइनीज टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है। यानी जो चाइना के बैंक्स लोन दे रहे थे, अगर 100 रुपए लोन दे रहे थे तो उसमें 26 रुपए वो किसको दे रहे थे, रियल स्टेट सेक्टर को दे रहे थे। अब वो पैसा वापस नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हम नहीं देते पैसा, या जो करते कर लो। ठीक है, अगर इसी में जापान की बात करें, क्योंकि जापान का भी एक प्रॉपर्टी बबल था उस समय, वहां के बैंक, जापान के बैंक कितना था, 21 से 22% था, तो ये उससे भी ज्यादा है, 26% के करीब है। तो ये आउटस्टैंडिंग लोन का सरदर्द है। उसके बाद अब इसकी वजह से क्या, लोग ने पैसा देना वापस कर दिया, जो डेवलपर्स थे उनके पास पैसा नहीं है तो वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो चाइनीज बैंक हैं उनके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर 4 सरकारी चाइनीज बैंकों का डेटा देखें, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग हेल्ड बाय चाइनीज बिग 4 स्टेट ओन्ड बैंक को देखें तो 2021 में 1% एनपीए था, अभी 2022 में उनका 3.8% एनपीए हो गया, यानी 380 गुना की बढ़त आ गई है, 1 से 3.8 टाइम्स उनका एनपीए बढ़ चुका है। तो ये चाइनीज बैंकिंग के लिए भी खतरा है। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक्स इन चाइना हैव अबाउट 9 ट्रिलियन एक्सपोजर टू द प्रॉपर्टी सेक्टर। $9 ट्रिलियन का उधार दे रखा है चाइनीज बैंकों ने रियल स्टेट सेक्टर को। ठीक है, ऑफ विच 5.3 ट्रिलियन इज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज लोन। यानी इस 9 ट्रिलियन में 5.3 ट्रिलियन उन्होंने किसको दिया है, चाइनीज पीपल, चाइनीज लोगों को दिया है घर खरीदने के लिए। और अब वो क्या कह रहे हैं, हम नहीं देते वापस पैसा, हमको तुमने डिलीवर नहीं किया, 99 शहरों में बाइकॉट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और एनालिस्ट का कहना है कि $291 बिलियन लोन कुड बी इंपैक्टेड बाय द बाइकॉट। $291 बिलियन जो बाइकॉट प्रोटेस्ट हो रही है चाइना में, उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चाइनीज बैंकिंग इंडस्ट्री भी खतरे में है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, हाउएवर देखो 2007 में यूएस सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस था, वो भी रियल स्टेट सेक्टर क्राइसिस था कि नहीं था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो भी रियल स्टेट सेक्टर से ही चालू हुआ था। लेकिन वहां और यहां चाइना में अंतर क्या है, वहां और चाइना में अंतर क्या है कि व्हेन मनी वाज लोन टू हाई रिस्क बोरोवर हु लेटर डिफॉल्टेड। अमेरिका में क्या हुआ था, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी लोन चुकाने की, उनको लोन दिया गया था और बाद में वो डिफॉल्ट कर गए, उसकी वजह से सब प्राइम क्राइसिस हुआ। लेकिन चाइना में जो लोग अभी बायकॉट कर रहे हैं और मॉर्गेज नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर बायकॉट करे कि हम नहीं देते, जाओ। तो दे आर केपेबल ऑफ पेइंग एंड चोज नॉट टू पे। वो दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे, ये समस्या है। तो रिसर्च फर्म कैपिटल इकोनॉमिक्स हाउएवर एस्टिमेटेड दैट डेवलपर्स नीड 444 बिलियन टू कंप्लीट हॉल्टेड प्रोजेक्ट।
जिस वजह से बाइकॉट हो रहा है कि भैया आप तो 2013 से 2020 के बीच में सिर्फ 60% घर बनाकर दे पाए, 40% नहीं दे पाए क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। तो अगर वो कंप्लीट करने हैं, जो हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको कंप्लीट करना है तो चाइनीज डेवलपर को $444 बिलियन चाहिए और पैसा तभी वो कंप्लीट कर पाएंगे। ये पैसा कहां से आएगा? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट की तो रेड लाइन स्ट्रैटेजी है, 3 लाइनें हैं, वो क्रॉस नहीं करनी है। आगे अगर बढ़ें, एज द हाउसिंग क्राइसिस डीपेंड, डिमांड फ्रॉम डेवलपर टू बाय लैंड हैज कोलैप्स्ड। जब रियल स्टेट बनाने वाले के पास पैसा ही नहीं है, कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है, लोन ले नहीं सकते, तो रियल स्टेट वाला कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं कि वो जाकर जबरदस्ती में जमीन खरीदेगा। तो वो जमीन नहीं खरीद रहा है, तो डिमांड जो लैंड की थी वो कोलैप्स हो गई। और उस कोलैप्स से क्या हुआ? जो चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो लैंड बेच के पैसा कमाती थी। अब क्योंकि डिमांड नहीं है लैंड की, तो लोकल गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो लोकल गवर्नमेंट की इनकम जो लैंड सेल से आती थी वो उनके राजस्व, वो उनके रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा होता था, वो 32% इस साल गिर गया है। यानी 32% पैसा जो लोकल गवर्नमेंट्स को मिलता था अपने काम करने के लिए लैंड बेच के रियल स्टेट डेवलपर को, वो मिल नहीं रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। तो सरकार पे भी असर आ गया, रियल स्टेट सेक्टर पे, लोगों पे, बैंक पे, और अब लोकल गवर्नमेंट पे भी आ गया। सब जगह ये असर आ रहा है। आगे बढ़े, S&P ग्लोबल एस्टिमेट्स एज मेनी एज 30% ऑफ लोकल गवर्नमेंट could be dire enough financial straits at the end of this year, require corrective actions such as spending cuts। यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर एक ग्लोबल कंपनी है, उसका कहना है कि चाइनीज जो लोकल गवर्नमेंट्स, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे यहां भारत में राज्य सरकारें होती हैं, चाइना में लोकल गवर्नमेंट होती है, तो वो 30% लोकल सरकारें को वित्तीय प्रॉब्लम आने वाली है, जिसकी वजह से उनको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। तो जब उनको अपना खर्चा करना पड़ेगा तो फिर से लोग गुस्सा होंगे, लोगों के विकास पे पैसा कम खर्च हो पाएगा क्योंकि पैसा है नहीं उनके पास। तो यह समस्या एक और उठ गई कि लोकल गवर्नमेंट को कट करना पड़ेगा स्पेंडिंग, ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, चाइना हैज मीनवाइल स्टेप्ड इन to help developers facing the cash crunch by offering $29 billion in special loan through policy bank। भाई चाइनीज सरकार ने बोला भाई इतना सारा समस्या हो गया, कुछ तो पैसा दो, तो उन्हें पॉलिसी बैंक उनका जो है उसके जरिए $29 बिलियन दिया है। जरूरत कितने की है? $444 बिलियन की। दिया कितना गया है? $29 बिलियन। अगली चीज जो है, रिसेंटली चाइना अनाउंस्ड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज विच इंक्लूडेड 44 बिलियन दैट स्टेट पॉलिसी बैंक कैन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब ये बात समझो, $44 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। अब ये $44 बिलियन किसको जाएगा? लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा, डेवलपर्स को तो जाएगा नहीं। तो डेवलपर्स कैसे बाहर निकलेंगे? और लोकल गवर्नमेंट का भी इससे गुजारा नहीं हो पाएगा 44 बिलियन से, यह भी एक बताया जा रहा है। तो यह समस्या है। ये स्टिमुलस पैकेज विल प्रोवाइड रिलीफ टू लोकल गवर्नमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। तो ये तो लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी मदद करी है। $29 बिलियन से रियल स्टेट डेवलपर का क्या होगा? 30% याद रखिए जीडीपी उस पर निर्भर करती है, 70% लोगों की कमाई उसमें लगी हुई है। तो यह समस्या बहुत बड़ी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं है। यह देखने वाली बात है कि चाइना को जो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन है, यानी प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, यानी जो हमारे देश में WPI इन्फ्लेशन होता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, वैसे चाइना में फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन होता है। वो लोएस्ट पहुंच गया है सिंस फरवरी लास्ट ईयर। आप देखो
फरवरी लास्ट ईयर से ये लोएस्ट पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया है। फरवरी में यहां था, फरवरी में यहां था, यहां था, अभी यहां पहुंच गया। तो इंसेंटिवाइजेशन, आप तभी कुछ प्रोड्यूस करोगे जब आपको फायदा होने का काम होगा। तो एक वहां प्रॉब्लम हो गई है कि भैया इन्फ्लेशन भी गिरता जा रहा है, तो वहां इन्फ्लेशन गिरता जा रहा है क्योंकि डिमांड कम होती जा रही है, तो इन्फ्लेशन गिर रहा है। ये भी एक समस्या वहां होगी, इन्फ्लेशन की समस्या। आगे अगर हम जाएं, द कंट्रीज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो WPI आपको बोला मैंने, विच गेजेस फैक्ट्री गेट प्राइसेस इंक्रीज्ड 4.5% ईयर ऑन ईयर इन जुलाई फॉलोइंग 6.1% राइज फ्रॉम प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो ये देखिए आप, अगर हम वहां के CPI की बात करते हैं, ये तो हो गया प्रोड्यूसर प्राइस, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो तो बहुत नीचे है और ये देखो तो ऊपर है, तो यहां डाइवर्जेंस है कि नहीं है? तो ये भी एक समस्या है वहां की, ये डाइवर्जेंस जो है। आगे अगर हम जाते हैं, कंप्लीट एक और समस्या आ गई भैया वहां की, चाइनीज सरकार की ये भी पॉलिसी है, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए अगर कोविड का एक भी केस हुआ। जीरो कोविड पॉलिसी है वहां, कहीं भी एक कोविड केस हो गया पूरा बंद कर दो। उसकी वजह से क्या है, सप्लाई चेन पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चाइना दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। तो अगर वहां जीरो कोविड पॉलिसी लगाई, तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो क्या है, कंट्रीज इकोनॉमी अंडर स्ट्रेन विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है वहां का, और साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। ये भी हो रहा है, रियल स्टेट क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, लोकल गवर्नमेंट में क्राइसिस, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर वाला घट रहा है। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई है, और ये समस्या पूरी दुनिया को परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर उस अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, सप्लाई चेन ग्लोबल डिसरप्ट हो जाएगी। अगर वहां प्रॉब्लम आएगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि चाइनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो यह भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब प्रॉब्लम आगे समझिए, सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, तो यह कहा जा रहा है कि देखिए चाइनीज बहुत ही शातिर लोग होते हैं, तो वो चाइनीज इकोनॉमी को, चाइनीज बैंकिंग सेक्टर को, चाइनीज लोकल गवर्नमेंट को पूरी तरह कोलैप्स नहीं होने देंगे। अगर प्रॉपर्टी बबल फूट जो रहा है वो फूट भी गया, तो चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज बैंकिंग सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट और रियल स्टेट, सब इतना बुरा हाल चाइनीज गवर्नमेंट वहां नहीं होने देगी। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी। इकोनॉमिक टर्म्स में सॉफ्ट लैंडिंग क्या बोलते हैं? जब हवाई जहाज से आप उतरते हो और आपको पता ना चले कि आप उतर गए, वो होती है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग क्या होती है? हवाई जहाज में बैठे हो और आपने रनवे पे हिट करा तो धाड़ से आपको झटका लगा, तो होती है हार्ड लैंड। लेकिन अब इकोनॉमिक टर्म्स में सॉफ्ट लैंडिंग की बात होती है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है कि जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, तो हर केंद्रीय बैंक, हर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि भैया महंगाई घटे, तो हम उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जो महंगाई तो घटाएगा लेकिन इकोनॉमी को रिसेशन में नहीं डाल देगा। तो ऐसी मौद्रिक नीति, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के लिए जिसको, जो हमें महंगाई कम करे, डिमांड कम करे, सारी चीजें करे, लेकिन उसको रिसेशन में ना डाले, माइल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन में डाले। तो यह कहा जा रहा है कि कंप्लीट कोलैप्स तो नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग भी पॉसिबल नहीं है। रिसेशन का चांस है चाइना में, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर प्रॉब्लम है। हाउस होल्ड सेविंग का 70% उसमें लगा हुआ है। रियल स्टेट की 30% जीडीपी चाइना की रियल स्टेट से आती है। बैंक का $9 ट्रिलियन पैसा फंसा हुआ है रियल स्टेट सेक्टर में। लोकल गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है।
इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी शुड वॉच आउट कि भाई चाइना रिसेशन में ना जाए। अगर रिसेशन में चाइना गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है, ये हमें समझ कर चलना है। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू डिस्कस विद यू गाइस, ये समझाना था आपको। मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा पूरा क्राइसिस, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच 4 जो हमारा है ये लॉन्च किया जा चुका है। आज आखिरी डेट है, 31 अगस्त है आज, ये आज आखिरी डेट है। इसमें एनरोल कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। 24,499 का वेबसाइट पे आपको दिखा रहा होगा। अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव तो आप इसको 18,999 में ले सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, इसके अलावा मेंटर दिया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, ज्ञानवाणी सेशन, ऐसी कई बेनिफिट हैं जो आपको मिल रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो स्टडी IQ से जुड़िए। आपको 0 लेवल से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि आप अपने IAS बनने के सपने को और करीब आ सकें। इसी के साथ आपको मैं आखिर में बता दूं, आप मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन की PDF के साथ साथ आपके कोई सवाल हैं वो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।